तो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काय और मैं रजत गावड़े आपका वापस स्वागत करता हूं आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है द लास्ट लेसन। सर थोड़ा आयरॉनिकल नहीं है ये कि मतलब पहले चैप्टर का नाम क्या है द लास्ट लेसन, क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या इस इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर और क्यों सीबीएसई ने चैप्टर सबसे पहले दिया है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर और इस चैप्टर को चालू करने से पहले सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो तो आपके पास होगी, उसे खोलिए, इस चैप्टर को मेरे साथ साथ पढ़िएगा इस चैप्टर को। साथ साथ आपको क्या करना है न अपने आसपास जो भी पेन या पेंसिल है वो भी अपने हाथ में रखिएगा, जो जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो जो एक्सप्लेनेशन मैं लिखवाता हूँ साथ साथ लिखना, ताकि अभी आज हम पहली बारी के एक बारी के अंदर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें। आपको वापस चैप्टर नहीं करना है, आपको एक ही बारी में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि एक बार आप मेरी वीडियो देख के कंप्लीट करो चैप्टर, फिर खुद इस चैप्टर को पढ़ो ताकि ये चैप्टर ए टू जेड आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको वापस इस चैप्टर को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है द लास्ट लेसन, क्या है इस चैप्टर के अंदर, लेट्स सी क्या है इस चैप्टर के अंदर, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के ऑथर के बारे में, अल्फोंसो डाउडेट जी एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, उनके बारे में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कहानी हो कहां रही है, ये जो कहानी हमारी द लास्ट लेसन, इस कहानी हो कहां रही है, क्या क्या है इस कहानी के मुख्य किरदार और इस कहानी की बैकग्राउंड क्या है, ये कहानी शुरू किस वजह से हो रही है और इस कहानी का जो मेन रीजन है वो क्या है, सब कुछ जानते हैं अबाउट द ऑथर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानते हैं, ये हमारे अल्फोंसो डाउडेट जी हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनकी ये टाइमलाइन है, वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे ये, और साथ ही साथ क्या थे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन, अब आपको पर यहाँ पे आप ध्यान से देखना ये कहानी कहाँ सेट है ये बताया जा रहा है। ओके, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंचो प्रूसियन वॉर, यानी कि 1870 से 1871 के अंदर एक वॉर लड़ा गया था फ्रांस और प्रूसिया के अंदर, जिसके अंदर प्रूसिया ने अंडर द गाइडेंस ऑफ बिस्मार्क उन्होंने फ्रांस को हरा दिया था, उसी टाइम की कहानी है। आगे देखते हैं जो मैंने टाइमलाइन बताई थी 1870 से 1871 के अंदर, in which the France was defeated by the Prussia led by Bismarck। बिस्मार्क का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सर ये बिस्मार्क नाम सुनते हैं ना दिमाग की घंटी बजने लग पड़ती है कि सर ये नाम कहीं ना कहीं सुना है, मैंने कहा जरूर सुना होगा क्योंकि आपकी क्लास 10th के अंदर ये जरूर आया था टॉपिक, क्लास 10th की हिस्ट्री के अंदर टॉपिक आता है। तो कौन थे बिस्मार्क? तो बिस्मार्क थे ओटोमन बिस्मार्क, ये थे। अब इनकी ये हमारे ओटोमन बिस्मार्क जी, इनकी कुछ अचीवमेंट्स भी मैंने मतलब लिखी है जिससे आप इन्हें और अच्छे से पहचान पाए होंगे। ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे प्रूसिया के, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है वैसे ये प्रूसिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ये फाउंडर थे, ओके, किस चीज के फाउंडर थे? फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर, जो जर्मन एम्पायर था उनके फाउंडर कौन थे? ओटोमन बिस्मार्क जी थे। और कन्वर्ट किया था इन्होंने क्या 39 इंडियन स्टेट्स को, सॉरी 39 इंडिविजुअल स्टेट्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया था? जर्मन स्टेट के अंदर। कितनी स्टेट्स को क्या था? इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल कंट्रीज ही मान सकते हैं हम एक तरीके से, उन सबको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते? जर्मन एम्पायर के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने फ्रांस जर्मनी के अंदर। तो देखिए क्या इसके अंदर, प्रूसिया देन कंसीडर्ड ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम जो ये था प्रूसिया था वो क्या क्या कंसिस्ट करता था? जर्मनी था उसके अंदर, पोलैंड था और कुछ पार्ट थे ऑस्ट्रिया के। आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या कहा गया है। इन द स्टोरी, अब हम इस कहानी के अंदर क्या क्या देखेंगे। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अब जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहानी है। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या क्या है? वो है एल्सेस और लोरेन। तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ था? तो हुआ क्या था कि जैसे ही हमारे भाई साहब जीत गए थे, इन्होंने कह दिया कि बॉस देखो अब जो फ्रांस है वो हमारे अंडर है और फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे अंडर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करें, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि बॉस जो तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज जो तुम अभी तक स्कूल में पढ़ते आ रहे हो ना, अब वो बंद हो चुकी है, अब तुम जर्मन एम्पायर के अंडर हो तो तुम्हें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी? जर्मन लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं इसके अंदर आगे क्या कहा गया है। इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द प्रूसियन हैंड, जैसे ये जंग जीत चुके थे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके अंदर आ चुके थे। तब रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड एट द लाइफ ऑफ द स्कूल। क्या आप बताइए कि कोई एक वॉर जो है उस वजह से उस वॉर का जो एंड रिजल्ट निकला उससे स्कूलों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही बढ़िया चैप्टर को। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके,
पेन पेंसिल सब कुछ तैयार है ना बॉस, मैं कह रहा हूँ पेन पेंसिल तैयार रखना, साथ साथ जो जो ये जो येलो वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं ना, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपको बार बार इनके मीनिंग गूगल पे ना सर्च करने पड़े, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। प्लीज जल्द से जल्द, जैसे आप अपने पास से जो पेंसिल पेन है वो जल्दी लेके आइए, साथ साथ लिखते रहिए, ताकि आप अपना टाइम आगे वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना यार, ये 12th क्लास है, कब बीत जाती है पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि बहुत टाइम है, नहीं है बहुत टाइम, हमें अच्छे से करना है। ओके, हाँ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं अब यहाँ पे आय कौन है ये, तो आय है इस कहानी का मुख्य किरदार जिसके बारे में कहानी है। ये बेसिकली एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में कहानी है, ठीक है। तो जो टीचर है उनका नाम से उनसे भी मैं आपको अभी रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले आय जो है इन कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। हालांकि मेरी जो समरी वीडियो आएगी इसके अंदर मैं इसके अंदर अच्छे से फ्रांस जो एमएमएल जी हैं, जो स्कूल टीचर है, उनके बारे में एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दूंगा, उनका कैरेक्टर स्केच दूंगा। पर अभी हम जान लेते हैं क्या क्या है ये। तो ये है हमारे पास फ्रांस भाई साहब, ये हमारे एक तरीके से हम ही है, एक तरीके से मान लो। मैं इसके अंदर अपनी झलक बहुत बार देख लेता हूँ, क्योंकि इस कहानी में जब जब ऐसे थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स आते हैं मुझे भी लगता है यार ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। तो आई कौन है, फ्रांस। फ्रांस कौन है, स्कूल गोइंग बॉय है वह है। तो अब वो क्या है कि अब वो कहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि मैं उस दिन बहुत ही लेट हो चुका था मेरे स्कूल जाने के लिए। कौन है, फ्रांस। जैसे फ्रांस भाग रहा है, क्योंकि क्यों भाग रहा है, क्योंकि लेट हो चुका है स्कूल के लिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट चालू किया था मैंने तैयार होना। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड। अब ड्रेड का क्या मतलब होता है, साथ साथ लिखो फियर। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर। अब उन्हें डर सा लगा हुआ था। क्यों डर सा लगा हुआ था, एक्चुअल के अंदर जो एम हेमल जी थे ना, जो उनके स्कूल टीचर थे, उन्होंने कहा हुआ था कि बॉस तुम आओगे ना, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। किस चीज का, पार्टिसिपल्स का। तो फिर अब बंदा तो हमारे जैसा था, काला अक्षर भैंस बराबर, उसे पता नहीं था, उधर तो पहला वर्ड ही नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। तो वो घबरा गया कि यार मैं कैसे जाऊंगा, जैसे हमारा होता है कि कोई टॉपिक नहीं आता, सामने टीचर ने कहा हुआ कि भैया आज तो टेस्ट है, सारी चीजों, और हमें पहला शब्द ही नहीं पता, स्कूल जाना भी जरूरी है। तो वैसी ही हालत इस बच्चे की भी हो चुकी थी। I started for school very late that morning, मैंने उस टाइम जब लेट चालू किया था। And was it a great dread का मतलब fear of school of scolding, मुझे ऐसा डर सा लगा हुआ था कि मेरे मन में बहुत ज्यादा डर था कि बेटा आज तो डांट पड़ी, especially because of Mr. M. Hamel। ये M. Hamel कौन है, उनके स्कूल टीचर का नाम है। तो कह रहे हैं पर्टिकुलरली मुझे किनसे ज्यादा डर लग रहा था, M. Hamel जी, जो उनके स्कूल टीचर थे। Had said that he would question the students on participles, वो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स को किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। सर अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये ग्रामेटिकल टॉपिक होते हैं जो आप आने वाली क्लासेस के अंदर जरूर पढ़ेंगे। ओके, अ ग्रामेटिकल टॉपिक। ओके, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, काला अक्षर भैंस बराबर के बराबर ही था कि भैया हमें तो पहला शब्द ही नहीं आता उसके बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो एक बार मेरे मन में विचार है, जैसे हम लोगों के मन में आता है ना, जैसे अगर एक दिन स्कूल में टेस्ट है तो मम्मा आज पेट बहुत दर्द हो रहा है, आज है ना स्कूल नहीं जाया जाएगा। तो ऐसे उनके मन में भी आया कि भाई आज तो टेस्ट है, आज मैं काम, मन के अंदर आता है ना यार आज चलो स्कूल नहीं जाते, इधर उधर चले जाते हैं। वैसे ही ख्याल इनके भी मन में आए थे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो वहां पे फ्रांस के अंदर जैसा आपको पता होगा कि ये थोड़ा नॉर्थ साइड एरिया, तो वहां पे थोड़े मतलब ठंड का इलाका रहता है, मतलब ठंड का ज्यादातर मौसम रहता है। तो वहां पे अगर मतलब थोड़ा सा भी वार्म एटमॉस्फेयर हो, जैसे सर्दियां होती है ना हमारे लिए, थोड़ी सी भी वार्म एटमॉस्फेयर, तो कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल वैसे फ्रांस के अंदर भी एकदम वार्म एटमॉस्फेयर था, एकदम सारी चीजें बढ़िया सी लग रही थी उसे। उसके मन में तो था यार आज क्यों स्कूल जाऊं, पर चलते हैं ना यार बाहर एंजॉय करते हैं। वैसे उनके मन में भी है कि चलो आज बाहर एंजॉय करते हैं। सो वार्म सो ब्राइट The birds were chirping at the end of the woods। जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। कहाँ पे, पेड़ों के टहनियों के ऊपर चिड़िया चहचहा रही थी। मतलब चलो कितना आराम से, मतलब हमारा मन भी कहता है यार देखो क्या बढ़िया धूप है, क्या बढ़िया, मतलब चिड़िया चहचहा रही है, मतलब मजा सा आ रहा है उसे एटमॉस्फेयर को मतलब फील करके। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, यहाँ पे आप वापस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करो अभी से। सोमिल का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री वेयर वुड आर कट। एक फैक्ट्री जहाँ पे वुड्स कट होते हैं। तो जो ये सोमिल थी ना, जैसे ये सोमिल है, उसके पीछे एक ओपन फील्ड थी। वहां पे क्या थे, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। प्रूसियन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे थे। अब उनके एक्सरसाइज की उन्हें जो साउंड थी वो सुनाई दे रही थी। ओके, द ओके ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का भी अपना मतलब लिखो इसके अंदर, एक्सरसाइजिंग। मैं कह रहा हूँ बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, अपना एक ही चीज को बार बार गूगल नहीं करना, साथ साथ लिख लो, ताकि जब अगली बार टेक्स्ट बुक होगा कोई गूगल नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सीधा हमें अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना। ओके, प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे वो। ओके,
इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव था यार। सोचो उस बंदे का टेस्ट हो, उसके मन में यार चलो बाहर चलते यार, क्या मस्त धूप निकली है, क्या मस्त मौसम हो रखा है, चिड़िया चहचहा रही हैं यहाँ पे, मतलब पर्सन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत मतलब एनर्जेटिक सा माहौल है। उसे मतलब ऐसा लग रहा था यार क्यों आज का दिन मैं वेस्ट करूं अपना स्कूल में डांट खा के, मैं चलता हूँ ना बाहर एंजॉय करता हूँ। तो उस चीज तो वो ये सारी चीजें उसके लिए क्या थी, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिव, आपने वर्ड लिखे है ना अट्रैक्टिव टेम्पटिंग के आगे। ओके, देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। ओके, जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, जो याद करने पड़ते हैं हमें कि ये पार्टिसिपल का रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, वो सारे रूल्स को याद करने से बढ़िया थे बाहर जाओ घूमो फिरो ऐश करो मौज करो और क्या। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे अंदर शक्ति थी कि मैं रेजिस्ट कर बैठा। पता नहीं क्यों थी, पर उसने कहा कि नहीं आज पता नहीं क्या मेरे अंदर एक शक्ति आ गई भैया, आज तो नहीं, आज तो रेजिस्ट करूंगा मैं इन सारी चीजों को। एंड हर्रिड ऑफ टू स्कूल, और मैं भागा भागा स्कूल की तरफ चल दिया कि बहुत सब चलते हैं स्कूल की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जैसे आपके स्कूल के अंदर भी होता है वैसे। अब एक जो ये कहानी है आपको भी पता चल ही चुका होगा कि ये कहानी कहाँ पे सेट है। ये जो वॉर हुआ था 1870 1871 के बाद, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे उसके बाद क्या है, तो 1870 1871 के अंदर देखा जाए तो मतलब जैसे आप अब जो कोई भी न्यूज़ होती है वो तो टीवी के ऊपर मतलब टेलीकास्ट हो जाती है, और टीवी ऑलमोस्ट या फिर ये जो सोर्स ऑफ मीडिया ये ऑलमोस्ट हर जगह। पर अगर 1870s की बात करी जाए, जो ये जो डिवाइसेस थे ये शायद इतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं थे, इन्वेंट नहीं हुए थे। तो अब उस टाइम क्या होता था, जो भी न्यूज़ आती थी ना, तो वो क्या होता था उन न्यूज़ का, वो जितने भी न्यूज़ होते थे ना, तो वहां पे जो हर एक सिटी के अंदर एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लिखा होता था, जहां पे वो आके नोटिस चिपका देते थे, ताकि कोई भी आता जाता वो ये इंफॉर्मेशन को अपने पास ले, उसे कम्युनिकेट करे। और स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होता था, हमारे जैसा नहीं होता था कि मोदी साहब कह रहे हैं कि आज रात को 8 बजे आ जाते हैं मोदी साहब, वैसे नहीं होता था। हाँ, वहां पे क्या होता था, वहां पे नोटिस पेश कर दिया जाता था, और वो नोटिस को लोग आते थे, पढ़ते थे, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी जो भी उसके अंदर जो भी नोटिस जो भी गाइडेंस दे रखी थी उसे फॉलो करते थे और आगे कम्युनिकेट करते थे। बिल्कुल वैसा ही था। तो आई पास द टाउन हॉल। ओके, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे वहां पे जो बुलेटिन बोर्ड था न्यूज़ के लिए, वहां पे बहुत बड़ा क्राउड था। अब फॉर द लास्ट 2 इयर्स, ओके फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आर बैड न्यूज़, जितने भी बैड न्यूज़ जो थी हैड कम फ्रॉम देयर। अब मतलब वो कहना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी ना, वो सारे उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आ रही थी लगातार। मतलब कहीं पे बैटल हारे हम, कहीं पे कोई ऑफिसर कोई और चीज की कमांडिंग दे रहा है, कोई ऑफिसर ने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती थी। हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स, क्या क्या आती थी, नंबर 1 पॉइंट लॉस्ट बैटल्स आती थी, द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। ड्राफ्ट मतलब जो भी कोई जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कोई नई चीज को लागू करना चाहते थे या कोई भी बेटर इंप्रूवमेंट लाने चाहते थे उन सारी चीजों के लिए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं मतलब वो जा तो रहा था स्कूल के अंदर, उसके मन में विचार है यार इस बार क्या हुआ होगा, आज इतनी ज्यादा भीड़ है, आज कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से आज भी कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही होगा, तो क्या हुआ होगा देखते हैं। What can be the matter now? अब क्या मैटर हो सकता है, वो बच्चा सोच रहा था यार इस बार ही क्या मैटर हुआ है, इस बार इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, इस बार कौन सी बुरी खबर है ये हमारे लिए। तो उसके मन में चल रहा था, पर वो स्कूल भी जाया जा रहा था, पर उसके दिमाग के अंदर उसके सबकॉन्शियस के अंदर सवाल चलता जा रहा था कि यार इस बार ही क्या मतलब हुआ क्या। अब ये जो सवाल है ना, बने रहना वीडियो के अंदर, क्योंकि आगे जाके इसी सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड के आगे इतना ज्यादा क्राउड क्यों था। उस चीज का कारण आगे चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सस्पेंस है ना बनाए रखना अपने मन में, इससे चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ो ना, तब भी आप जैसे इस लाइन को अपने क्रॉस किया, आप खुद को कहना अरे यार वो क्या हुआ होगा कि इतनी भीड़ होगी। इससे आपका क्या, आपकी क्यूरियोसिटी जो होगी ना उस चैप्टर में वो बढ़ेगी। आगे देखते हैं। देन आई हरिड बाय as fast as I could go। जैसे फिर मैं भागता गया, मैं जल्द से जल्द मुझे स्कूल पहुंचना था, मैं जल्दी से जल्दी स्कूल भागने के अंदर लगा रहा। द ब्लैकस्मिथ कौन है, लोहार, वॉस्टर उसका नाम है। हु वॉज देयर, वो वहां पे एक ब्लैकस्मिथ एक लोहार था वहां पे। तो फिर वो वहां पे खड़ा था विद हिज अप्रेंटाइज क्या होता है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं ना, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आपका ये आएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी बता देता हूँ अप्रेंटिस कौन होता है। आपने कभी देखा है कि आपके घरों के अंदर जब भी आपकी एसी है, एसी की जो सर्विसेज करने आते हैं तो हमेशा 2 ही जने आते हैं, जनरली 2 ही जने आते हैं। क्यों आते हैं, एक और आप एक और चीज नोटिस करोगे, जो 2 जने आते हैं ना उनमें से एक जना तो काम कर रहा होता है और दूसरा जो जना होता है ना वो 2 चीजें कर रहा होता है। एक तो वो बस ऐसे खड़े खड़े देखता है,
और दूसरी चीज वो थोड़े और जॉब्स कर लेता है, जैसे एसी के फिल्टर साफ कर लेता है, ये सारी चीजें कर लेता है। तो वो दूसरे बंदा क्या इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना वो पहला बंदा कर रहा है? नहीं कर रहा। तो वो कर क्या रहा है बंदा? वो क्या कर रहा है? वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि वो एक के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं उस काम के अंदर, अब मेरे पास कोई एक बंदा आता है, वो कहता है सर आपका जो काम है ना वो मुझे सीखना है। तो वो कैसे सीख रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, वो देख के ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा सर इस काम को कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजों को अपने पास एक्वायर कर रहा है और उससे वो अपने आप को उस काम के लिए परफेक्ट बना रहा है। तो वही था। तो लोहार के अंदर एक अप्रेंटिस, उसका अप्रेंटिस मतलब उसका एक साथी था जो कि उससे काम सीख रहा था। ओके, अ पर्सन who gets the training under the supervision of his master, जो बंदा अंदर जिसे ट्रेनिंग दी जाती है उसके मास्टर के सुपरविजन के अंदर। ओके, वो भी अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था। तो अब क्या बात हुई इन दोनों के बीच में? रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो वो भी बुलेटिन बोर्ड पढ़ चुका था, उसने पता था कि बैड न्यूज क्या थी, उसे पता था। आपको नहीं पता, तो आपको कब पता चलेगा? इस चैप्टर के अंदर। तो अच्छे से क्यूरियोसिटी मेंटेन रखनी चाहिए हमें, हमारे मन में ऐसे नहीं होना चाहिए क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, मजा आना चाहिए कि यार क्या बात हुई होगी कि जिस वजह से वो उससे भी बैड न्यूज थी क्या? ये बैड न्यूज अभी तक मन के अंदर क्यूरियोसिटी बना के रखो कि बैड न्यूज थी क्या। और कोल्ड आफ्टरनून उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, यानी वो कह रहा अरे भैया इतनी जल्दी मत जाओ। अब इतनी जल्दी ना जाओ, उसका क्या मतलब था उसका? अब बब का मतलब भी आप लिख दीजिए साथ साथ, स्मॉल बॉय। तो वो फ्रांस को कह रहा था अरे भैया इतनी जल्दी ना जाओ, अब आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। आपका पड़ोसी आपको कह अरे मतलब मान लो आपका स्कूल 9 बजे है, आप मतलब आप 8:50 के ऊपर अपने घर से निकल रहे हो और आपका स्कूल बहुत ज्यादा दूर है, आपको पड़ोसी आपको कहे अरे भैया इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मन में नहीं आएगा कि ये बंदा ताना तो नहीं दे रहा मुझे? बिल्कुल वैसे ही था, पर एक्चुअल में देखा जाए वो ताना नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा? इसका भी आंसर आपको उस पॉइंट पे पता चलेगा कि वो बैड न्यूज क्या थी। ओके, यू विल गेट टू यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कह रहा है कि भैया इतना तेज मत जाओ, तुम अपने स्कूल बहुत आराम से पहुंचोगे। अब फ्रांस को लगा कि भैया जी बेइज्जती कर रहे हैं ये आदमी मेरा। ओके, आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि यार ये बंदा तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, और ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ मतलब हाफता हुआ भागता भागता वो गया था, तो बहुत ज्यादा सांस में हाफने लग पड़ रहा था, ऐसे एकदम पूरा मतलब एकदम हाफने से लग पड़ा था। वो भागते भागते कहां पे पहुंच गया? एम एमएल के लिटिल गार्डन के सामने। अब थोड़ा आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से उनका जो स्कूल था ना, उनके जस्ट पास में ना एम एमएल जी का एक छोटा सा लिटिल गार्डन था। उसका भी थोड़ा सा रोल आएगा, एक बार वापस इसका रेफरेंस आएगा चैप्टर के अंदर। ये पॉइंट भी याद रखना कि अच्छा अभी आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं कि सर पहली बात तो हमारे मन में चल रही है कि बैड न्यूज थी क्या, जिस वजह से ये सारी कहानियां भी थोड़ी सी ट्विस्टेड सी लग रही है। दूसरा, अभी ये जो आपका लिटिल गार्डन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आगे चैप्टर में आएगा। तो आप थोड़ा बहुत है ना क्यूरियोसिटी, जैसे मन में आता है ना कि यार अभी इसमें क्या हुआ होगा, जैसे वजीर मूवी देखी होगी ना आपने कि वजीर है कौन, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे आपको क्या आपके मन के अंदर ये आए जाना चाहिए कि यार अब इसका होगा क्या आंसर। ठीक है, इससे आपके चैप्टर के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और अच्छे से अपना 110% क्यूरियोसिटी के साथ इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। ओके, बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए तुम्हें 1% भी। ओके, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आपको भी पता होगा जब स्कूल शुरू होता है तो कैसी भगदौड़ सी मच जाती है ना, एकदम सारे लोग इसको इधर जा रहे हैं कोई इधर जा रहे हैं। There was a great bustle like not like hustle but it's bustle means शोर शराबा, चारों तरफ एकदम शोर शराबा होता है, खासकर जब स्कूल की बेल बज जाती है तो सभी लोग भाग रहे होते हैं, असेंबली लाइन बन रही होती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है उस टाइम पे। अगर which could be heard out in the street, और ये इतनी मतलब ये जो आवाज होती है इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाहर स्ट्रीट्स के अंदर भी सुनाई दे जाती है। भैया जैसे मैं मेरा जो ये एरिया है ना इसके पास में एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो यहाँ पे जैसे छुट्टी हो जाती है ना तो हमें पता चल जाता है कि बहुत छुट्टी हो रही है, क्योंकि भले वो थोड़ा हमारे मतलब मान लो कि कुछ 500 मीटर दूर होगा पर उसकी आवाज यहाँ तक आ जाती है। Okay, which could be heard out in the street. The opening and closing of the desk की opening and closing, जो desk होते हैं उनकी opening and closing. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, ये आप है ना हमारे स्कूल में तो 1 to 5th क्लास तक होता होगा, आपके भी स्कूल में होता होगा कि आपको मतलब जो आपकी इंग्लिश वाली मैम है वो एक बच्चे को बुलाती थी, डिफिकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग पढ़ते थे। जैसे कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हम यहाँ से उठा, जैसे रिपीटेड ही है REPEATED, और हम लोग क्या करते थे? रिपीट करते थे। कैसे रिपीट करते थे? हम ऐसे रिपीट नहीं करते थे, जैसे आप लोग में से काफी लोग चैप्टर भी शायद ऐसे पढ़ते होंगे ऐसे करके। जैसे आपको कोई भी चैप्टर की, जैसे इसी चैप्टर के अंदर आपको जैसे ये लाइन जो है ये याद करनी थी, लेसन्स आर रिपीटेड इन यूनिसन, आप इस तरीके से पढ़ते थे। बिल्कुल वैसे ही वो भी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं, उनके टीचर भी इसी तरीके से पढ़ाती हैं उन्हें। तो
आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या, लेसन्स वर रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब कलेक्टिवली, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही तेज आवाज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे, वेरी लाउड एंड क्लियर, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, लाइक दिस, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हमें कोई भी ये करते क्यों, वैसे आपको भी पता होगा क्या कि आप मतलब आप अच्छे से जो आप लेसन्स पढ़ रहे हो वो आपके सीधा आपके मतलब सबकॉन्शियस में जाए, और साथ ही साथ आपको कोई भी एक्सटर्नल नॉइज जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे या डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसलिए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और जो टीचर का जो रूलर है रैपिंग लाइक दिस, कईयों को पढ़ी होगी, मुझे भी बहुत पढ़ती है हमें स्कूल में। ओके, एट द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो बड़ा सारा रूलर रखती है ना लोहे वाला खासकर, तो पढ़ती बहुत तेज है, बहुत तेज पढ़ती है। हमारे तो स्कूल में एक टीचर थे, वो तो डस्टर से मारा करते थे, बड़ी बेरहम टीचर थे वो, बड़ी ही बेरहम। चलो क्या कर सकते हैं, चलो पेन, हम कुछ करें ना करें, हम पेन का कलर तो चेंज कर ही सकते हैं, येलो नहीं कुछ और बढ़िया सा कलर। ओके, रैपिंग, रैपिंग क्या होता है, टू हिट हार्डली ऑन ऑब्जेक्ट और सरफेस सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हाथ भी हो सकता है, ये बेंच बेंच पे भी होता है ना, आपको टीचर मतलब क्लास अगर शोर में जा रही हो तो टीचर भी ऐसे एकदम बेंच को पूरा जोर जोर से मतलब पीटने से लग पड़ती है, ऐसे जोर जोर से आवाज करने लग पड़ती है, देखिए जिससे हम लोग एक बार तो मन में भी आते हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसे होते हैं ना आप लोग, मेरे मन में भी होता है, हमारे टीचर आते थे जोर से ऐसे, जैसे हमारे ऐसा होता है ना, जैसे मैं 10th क्लास में था तो हमारी एक मैम थी, वैसे रोज मतलब बेंचों को पटक के क्लास 10th ऑरेंज जैसे दे धड़ाड़, मतलब हम एक बार साइलेंट, हमारे मन में डर आ जाता था कि भाई अब तो मैम, अब तो हम लोग हैं। ओके, तो वैसे रैपिंग होती थी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एकदम दे धड़ाड़। ओके, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, पर आज समझ भी नहीं आ रहा था यार, आज से सूरज कहाँ सो गए, ये सारी चीजें बड़ी शांत है, मतलब पहले जो ग्रेट हसल बसल टाइप की जो स्कूल होती थी वो आज एकदम ही मतलब शांत होगी, मतलब वही बात होगी कि भाई एक तरफ तो मतलब आप तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लास का कोई सबसे बिगड़ेल बच्चा आज बहुत ज्यादा शरीफ हो गया अचानक से, बल्कि वैसे जो मतलब इतना फोर्स रहा, इतना साइलेंट कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये भी किस चीज से रिलेटेड, आपकी बैड न्यूज से रिलेटेड है। अब मन में आ रहा है ना कि यार बैड न्यूज है क्या चीज जो स्कूल को शांत करवा देती है, ऐसी कौन सी बैड न्यूज है। Okay, now it was also still. I had counted on the commotion. Commotion का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉइज, जो नॉइज के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, तो कह रहे कि मैंने तो क्या सोचा था ना, मैंने एक चीज सोची थी कि यार मैं जो है ना, ये जो भी नॉइज हो रही है ना, मैं इस नॉइज का फायदा उठा लूंगा, चोरी छुपके आराम से एकदम साइलेंटली चला जाऊंगा क्लास में, किसी को इतनी आबादी, जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं ना, इतनी आबादी किसी को क्या पता चले, मैं भी ऐसे ही चला जाता, इतनी आबादी किसी को क्या पता चले, टू गेट टू माय डेस्क, ताकि मैं मेरी डेस्क यानी कि यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है, सीट पे, मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा और किसी को गानों गान खबर नहीं पड़ेगी। बंदा तो आसान था हमारी तरह, पर ज्यादा आसान कंधी चलती नहीं है। ओके, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं आराम से चुपचाप आ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे संडे मॉर्निंग का क्या रेफरेंस है, जिस तरीके से जो स्कूल होते हैं वो जनरली संडे को ऑफ होते हैं, तो संडे मॉर्निंग कैसी होती है स्कूल के लिए, एकदम साइलेंट होती है, पर ये तो वर्किंग डे था, पर वर्किंग डे के ऊपर संडे जैसे इन्वायरमेंट होना, यार ये थोड़ी सी बात खटकती है यार, संडे जैसे मतलब आज तो संडे भी नहीं है, आज एक वर्किंग डे, आज स्कूल भी लग रहा है, सारे बच्चे भी आए हुए हैं, पर आज इतनी साइलेंस क्यों है, क्या रीजन क्या था उस साइलेंस का। एंड एवरीबॉडी ओके, संडे सीट्स की मतलब संडे मॉर्निंग तो एकदम शांत था माहौल। थ्रू द विंडो आई सो माय क्लासमेट, और मैंने उस विंडो से, जैसे ये विंडो है, मैंने ऐसी विंडो से, अभी तो इसमें कर्टन्स लगे हुए हैं, अभी मान लेते हैं कर्टन्स मतलब हटा दिए है, वो विंडो से अपने को देखता है कि यार ये तो क्या बात होगी, तुम सारे बच्चे अपनी सीटों के ऊपर आराम से बैठे हैं। थ्रू द विंडो आई सो माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे आराम से पहले से बैठे हुए थे वो अपनी प्लेसेस के अंदर। And M. Hammer walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अपना टेरेबल आयरन रूलर, एक मास्टर खतरनाक, हमारे भी स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर एक खतरनाक मास्टर तो होता है, और 99% वो जो आपका मास्टर है ना, वो आपका पीटी टीचर होता है हमेशा, तो वही एकदम खतरनाक तरीके से बंदा है, वो आराम से चल रहा है, एकदम बच्चों के अंदर खौफ के मारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं, पता तो हमें भी होता है, बच्चे भी इतने शरीर से है नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, मास्टर ऐसे मन में तो आता है भैया आज तो भैया माहौल गड़बड़ है, माहौल गर्मा गर्मा, आज फट जाएंगे, वैसे इसके मन में भी आया होगा जरूर। एंड आई एम वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इस तरीके से जा रहे थे, मतलब इस तरीके से लाइक दिस आयरन रूलर एंड दिस आर्म, एंड ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन लाइक दिस, ही वाज वॉकिंग विद दिस आयरन रूलर एंड दिस आर्म, अपने ऐसे आर्म्स के अंदर था। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे गेट खोल के सबके सामने जाना था। अब तो वैसे भैया लेट आता नहीं है पार्टिसिपल्स का टॉपिक, ऊपर से मास्टर लग रहा है गुस्से के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर खुद को इमेजिन करके देखो यार, क्लास का ऐसे गेट खोलने के अंदर हमारे हो जाएगा,
जाना पड़ेगा यार अंदर। तो फिर यू कैन इमेजिन, तो आप सोच सकते हो कि कितना मैं एम्बैरेस हो चुका हूँ, ब्लश हो चुका हूँ या वो डरा हुआ होऊंगा कि भैया ये तो वही बात होगी, ना होमवर्क है ना कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल आए हो बिना स्कूल बैग के, कि भैया आपको कोई किताब दिया है, कुछ होमवर्क करा हुआ है, बिना कोई नॉलेज के बस आके बैठे हुए हैं कि भैया कोई बात नहीं आके देख लेते हैं, बैठे हुए हैं हम शादी के अंदर, बिल्कुल वैसे ही है। आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, बट नथिंग हैपेंड, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल जी ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी सीट पे जाके जल्दी पे बैठिए। लिटिल फ्रांस, फ्रांस आप जाके अपनी सीट पे आराम से जाके बैठिए। तो बंदे को सोचे कि भाई ये मतलब आज ये क्या नाम लेते हैं, ये करेले का जूस, आज मैंगो जूस कैसे बन गया। अब मन में तो आता ही है भाई, अचानक से इतना मीठा कोई टीचर कैसे हो गया अचानक से। मतलब ऐसे टीचर, कोई अगर टीचर के बारे में अगर ऐसे जो कोई मतलब करेला इन द सेंस यानी कि थोड़ा मतलब गुस्सैल टीचर, आज एक करेले का जूस मतलब मैंगो जूस कैसे बन गया। एंड गो टू अ प्लेस वेरी क्विकली, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। अब तो बच्चे का बच्चा भी ऐसे बैठ जाता है किंग स्टाइल के अंदर, अच्छा मेरे बगैर क्लास चालू नहीं हो रही थी क्या, उसके मन में भी आया होगा जरूर, अच्छा हमारे बगैर क्लास चालू नहीं हो रही थी। ओके, आई जंप्ड ओवर द बेंच, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठा, मैं अपनी सीट मैंने ली, मैंने नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइड, जैसे मेरा थोड़ा डर है ना सही होने लग पड़ा, कि मेरा जो डर था कि मुझे आता नहीं, कुछ नहीं आता, मैं क्लास में कैसे जाऊंगा, फेस कैसे करूंगा, लेट भी हूँ, तो वो थोड़ा सा जो डर था ना वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग पड़ा। डिड आई सी दैट द टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी कि आज मास्टर जी बड़े सज धज के आए हैं भाई, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। फ्रिल्ड शर्ट कैसे होते हैं, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, एक शर्ट के अंदर मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे आपका कोई एक शर्ट है, ठीक है, जैसे आपने जो शर्ट है ना आपका, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करती हुई एक लेयर सी बनी होती है अलग अलग जगह, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एक फ्रिल्ड लाइक की एक तरीके की लेयर होती है जो यहाँ पे लगी होती है, और जनरली देखा जाए ये यहाँ पे लगी होती है, कि मतलब एक तरीके से आप अगर इस वर्ड को अगर नेट पे सर्च भी करोगे ना, आपको और अच्छे से क्लियर इमेजेस दिख पाएंगे। एक और आपने देखा जरूर हुआ है इस चीज की, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारी मूवीज के अंदर ये जो स्टार्स होते हैं ये बहुत बड़े फ्रिल्ड शर्ट पहनते हैं। ओके, फ्रिल्ड शर्ट से आप यहाँ पे समझ चुके होंगे किस तरीके की शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी उन लोगों उन्होंने, इसकी जो इमेज है ना आपकी उसके अंदर भी, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप थोड़ा समझ जाओगे उससे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब तो कहते हैं यानी कि उन्होंने ग्रीन कोट भी पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट भी पहना था, लिटिल ग्रीन मतलब लिटिल ब्लैक कैप जो थी वो भी पहनी हुई थी, सॉरी जो कैप थी वो भी पहनी हुई थी, सारी चीजें एकदम मास्टर आज एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब ऐसे मास्टर एकदम सज धज के आया कि भाई बात क्या है आज मास्टर की, तो ना शादी ना कुछ और, आज मास्टर इतना सज धज के कैसे। और मन में भी आया कि भाई आज मास्टर बहुत ज्यादा सजा धजा है, बट नेवर, ओके, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो कि वो जनरली स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनते थे। अब बंदे को समझ में आना है कि भाई मतलब आज क्या बात होगी, मतलब क्या है आज, तो मतलब ये जो मैंगो जूस है, इस मैंगो जूस के ऊपर स्ट्रॉ भी लगाई हुई है, कुछ बात तो है। बिसाइड द beside the whole school seemed to be so strange and solemn, solemn का मतलब सीरियस। आज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज ये जो स्कूल है इतना ज्यादा सीरियस कैसे है, इतना ज्यादा सोलम यानी कि सीरियस किस तरीके से, इतना ज्यादा स्ट्रेंज अजीब सा कैसे है स्कूल, अब उसे भी ये बात समझ में ना आए। But the things that surprised me the most was to see that the back benches of the class that usually remain empty, यानी कि मुझे हैरानी किस चीज की, तो हमारे जो क्लास के जो बैक बेंचेस थे ना जो जनरली खाली रहते थे, वहां पे कौन बैठे हुए थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves, द विलेज पीपल के अंदर कौन कौन थे, द ओल्ड हॉस्टल विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, ये सारे लोग जो थे ये गांव के मतलब ये क्या नाम लेते हैं बैठे हुए थे। तो बंदे को ये समझ में नहीं है कि यार हमारे बैक बेंचेस के अंदर गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं, मतलब गांव का मतलब हमारे विलेज पीपल जो है वो क्यों बैठे हुए हैं। आज ये बात उसे भी समझ में नहीं है, मतलब ये तो स्टूडेंट्स की क्लास है ना, जो ये जो ओल्ड हॉस्टल है, ये जो फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्टमास्टर है, ये भी बैठे हुए हैं। बात समझ में नहीं आई क्या बात थी इनके पीछे, लेट्स सी क्या कारण था इनका आने का। ये सारी चीजें आपकी उसी बैड न्यूज से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनते रहना। ओके, बिसाइड मी एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड द हॉस्टल हैड ब्रॉट हिज ओल्ड प्राइमर। ओके, सब लोग ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सीरियस और स्ट्रेंज है, दुखी भी दिखाई दे रहे थे। यार दुखी क्यों थे, ये भी उस बैड न्यूज से रिलेटेड है, तो बैड न्यूज का क्रेज आ रहा नहीं है, बैड न्यूज है क्या ये चीज,
तो क्या था कि एवरीबॉडी लुक सैड, सब लोग ऐसे दुखी से हो गए यार, क्या करें यार, बात समझ में नहीं आ रही यार, बात पल्ले नहीं पड़ रही कि यार इतना सब कुछ अजीब हो क्या रहा है। एकदम स्कूल एकदम सीरियस है, एम हेमल जी प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे, से पीछ बैक बेंचेस क्लास के अंदर हमारे विलेज पीपल बैठे हैं, बात बड़ी अजीब सा मैटर नहीं लग रहा कि सर हो क्या रहा है चैप्टर के अंदर, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा। अब सस्पेंस खोल दो, मैं कह रहा हूँ बस सब सस्पेंस कुछ ही देर का है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, आपके सारे सवालों का अभी जवाब मिलेगा। Okay, everybody looks sad and said. Okay, everybody looks sad and the hostess has brought his old primer. Primer क्या होती है? Primer एक बुक होती है, जैसे हमारी नहीं होती, A for apple, B for ball, C for, चलो रहने दो। Okay, old primer, thumbed at the edges. Thumbed at the edges का मतलब जो आपकी बुक्स है, जो मतलब एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपकी कॉपी है, जैसे कोई भी आपकी बुक हो, वो इस तरीके से, ये है थंब्ड एट द एजेस, इस तरीके से आपकी जो कॉपी है ना, आप अपनी, आप अगर आपके एनसीईआरटी की जो बुक आपने लिया ना, अगर वो ओल्ड है, एक पिछले साल की किसी बच्चे की है, तो आप ये जरूर देखोगे उसकी बुक है ना, वो जरूर इस तरीके से थंब्ड है, यानी कि मतलब एक तरीके से, एक तो होता है एकदम नई बुक, वो तो एकदम स्ट्रेट होती है, ये जो होती है नहीं, यहाँ से थोड़ी इस तरीके से होती है, तो ये ऐसे क्या कहते हैं, थंब्ड एट द एजेस। ओके, तो क्या थी, थंब्ड एट द एजेस थी, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने अपनी नीज के ऊपर इसे खोल के रखा हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है सर, सस्पेंस अब क्या है समझ में नहीं आ रहा, बस सस्पेंस कुछ ही देर का ही है, यहाँ पे बस इस लाइन के आसपास सस्पेंस आपको खुल जाएगा। हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने अपने चश्मे जो थे वो स्पेक्टिकल वो पेजेस के ऊपर रखे हुए थे। कौन से पेजेस? ओल्ड प्राइमर के पेजेस के ऊपर रखे हुए थे। While I was wondering all about it, अब सस्पेंस, ना 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 ना, सर सस्पेंस क्या है? तो सस्पेंस क्या था, अब एमएमएल जी खुद ही बता देंगे क्या सस्पेंस था। एमएमएल माउंटेड, माउंटेड यानी कि वो अपनी कुर्सी के अंदर, अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मौसम बिगड़ने वाला है। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मतलब ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि उसी एकदम जिस तरीके से उन्होंने मतलब फ्रांस को कहा था कि अपनी सीट पे जाके बैठिए, मतलब अमिताभ बच्चन स्टाइल के अंदर एकदम जेंटल टोन के अंदर उन्होंने कहा जाइए सीट पे जाके बैठ जाइए। ओके, व्हिच ही यूज्ड टू मी, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी थी, उन्होंने क्या कहा, सस्पेंस अब खुलेगा। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के इसके भाइयों और बहनों, ये बात सुन लो कि जो मैं तुम्हें आज जो लेसन दे रहा हूँ ना, ये मेरा लास्ट लेसन है, लेसन है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं। बर्लिन क्या है, ये भी आप लोगों को वो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर। ओके, बर्लिन भी इसका ही पार्ट है। ओके, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से कि हमें सिर्फ अब जर्मन ही पढ़ानी है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में भी कहा था कि हमें सिर्फ जर्मन ही पढ़ानी है स्कूलों के अंदर। अंदर कौन से स्कूल्स के अंदर? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जिनके बारे में बात की थी, एल्सेस और लोरेन, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है स्कूलों के अंदर? जर्मन। अब फ्रांस का कोई रोल नहीं है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया मास्टर है वो कल तक आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से, तो ये था सस्पेंस। अब आपके सारे एक एक करके सवालों का जवाब देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या बैड न्यूज छपी हुई थी? यही कि अब से सारे स्कूलों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे स्कूलों के अंदर जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा। अब आपको समझ में आया कि वो जो ब्लैक स्मिथ था वो क्यों कह रहा था कि अरे भैया रुको, इतनी जल्दी ना जाओ। वो मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि भैया अब तो फ्रेंच लैंग्वेज ही बैन हो चुकी है, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जिनके मास्टर कल आएंगे तो तुम आराम से स्कूल जा सकते हो। इतना साइलेंट क्यों था मोल? क्योंकि ये लास्ट लेसन था, तो हर एक के मन में था कि मतलब हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझे, हम मतलब ये जो सर का लास्ट लेसन है तो हम इससे अंदर एकदम किसी भी तरीके का मतलब इनडिसिप्लिन ना क्रिएट करें। गरीब लोग क्यों आए हुए थे? वो गरीब लोग सर गांवों के लोग क्यों आए हुए थे? क्योंकि वो अपना ट्रिब्यूट दे रहे थे सर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 साल की फेथफुल सर्विसेज दी है। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? यस सर। अब समझ में आया कि कहानी क्या थी। सस्पेंस खुलता तो ऐसे नहीं लगता कि हाय, अब समझ में आई बात, है ना। आगे देखिए क्या है। ओके, तो दिस वाज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। I want you to be very attentive, और मैं चाहता हूँ यार, मेरा लास्ट लेसन है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना इस लेसन को बहुत ही अच्छे से सुनो। I want all of you to be very attentive. What a thunder clap, thunder clap का मतलब शॉक। These words were to me, ऐसा एकदम शॉक की तरह था, बिल्कुल दया की तरह, जैसे दया कोई शॉक सुनती है ना, वैसे हमारा ये आज मान लो ये दया नहीं है, ये फ्रांस है। फ्रांस भी आज कह चुका है कि हे माँ, माता जी क्या बात होगी, मतलब कि ये लास्ट लेसन है मेरा फ्रांस का। अब इसके बारे में हम देखते हैं उसके मन में क्या क्या है। ओ द रेचेस, रेचेस का मतलब वो बुरे लोग। कौन से बुरे लोग? प्रूसिया के, जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूलों के अंदर।
और द wretches का मतलब बैड पीपल ऑफ प्रूसिया। दैट व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे समझ में आ गया कि बॉस टाउन हॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ था, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी का फ्रेंच लेसन। व्हाई, क्यों क्यों है ये मेरा आखिरी का फ्रेंच लेसन। अब आपको कोई सब्जेक्ट जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो और अचानक से आपको कोई एक चीज कह दे कि कल से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको कैसा लगेगा? आपको भी ऐसा लगेगा, हाय आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो अभी तक फ्रेंच लिखनी भी नहीं आई। उसके मन में आ रहा था यार मैं फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से लिख भी नहीं पा रहा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कभी भी इससे आगे नहीं सीख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल से तो जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों के अंदर। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मैं वहीं पे ही रुक जाऊंगा, और मेरी जो नॉलेज है फ्रेंच की वो वहीं पे ही रुक जाएगी। स्टॉप देयर देन। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस सबसे पहले यही है जो अभी फ्रेंच में एक लेसन एक बात कही थी, क्या थी, वापस इस लाइन को मैं अच्छे से हाईलाइट करता हूं। आप भी इस लाइन को जरूर पढ़िएगा और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। मैं क्यों इतना मैं मेरे पास टाइम था। जैसे ये मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले सीबीएसई क्यों देता है, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है क्लास 12 है ना यूं बीतती है, यूं पता नहीं चलता कि क्लास 12 कब शुरू हुई कब खत्म हुई, किसी को भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है आपके पास कि आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें करनी है, आपको 2-3 अदर एक्टिविटीज के अंदर भी जाना है, तो आपके मन में इतना प्रेशर होता है, इतनी सारी बातें आपके दिमाग में होती है कि हम लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोगों के माइंड के अंदर ये ये होता है कि हम स्टार्टिंग के क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा हमेशा जनरली क्लास 12 का जो बच्चा है ना वो अपना अप्रैल मई और जून वेस्ट कर देता है। क्यों? यार कल पढ़ लेंगे, यार कल पढ़ लेंगे, यार कल पढ़ लेंगे, और ये जो कल है ये कभी आता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझो। ये चैप्टर क्या समझाना चाहता है, टाइम वेस्टेज मत करो। अभी से डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या क्या इनके व्यू पॉइंट्स है, और आपको भी अपने व्यू पॉइंट्स है ना, आपके मन में कोई विचार है ना, वीडियो को पॉज करो, अपने आप को बताओ कि अरे हाँ यार टाइम वेस्टेज का ये नुकसान भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस साल सीबीएसई ने हमें बार बार वैसे एक ही चीज कहता है, व्यू पॉइंट और आपका कंसेप्चुअल थिंकिंग। अगर सीबीएसई ने पूछ लिया टाइम वेस्टेज के बारे में, आपके पास 10 पॉइंट तो होंगे जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर चल रहे होंगे। आपको पता है आपको दिन के अंदर आपके माइंड के अंदर 10,000 थॉट्स आते हैं, 10,000। लेकिन वो 10,000 थॉट्स के अंदर अगर आप कुछ थॉट्स भी है ना उन्हें रिटेन कर लेते हो ना, अब रिटेन कैसे करोगे, लिख के। अभी आपकी जैसे टेक्स्ट बुक खुली है ना, आपके यहाँ पे आपने जैसे ये पॉइंट लिखा, ऐसे यहीं पे स्टार मार्क कर दो, टॉप पे जाओ, लिख दो अपना कोई व्यू पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है ना कि हाँ सर ये मेरा व्यू पॉइंट आ रहा है दिमाग में, लिख दो। क्या फर्क पड़ता है, लिख दो यार। तो ये पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ओ हाउ सॉरी आई वाज, जैसे आप लोग भी ये कह सकते हो, आप भी सिचुएशन में हो सकते हो, तो आज भी कह रहा हूं पढ़ना ढंग से चालू कर दो। हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, मैंने मेरे लेसन्स को सही टाइम पे क्यों नहीं पढ़ा। अब इस चीज के बारे में क्या हो रहा था, तो उसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि यार मैंने मेरे लेसन को टाइम से क्यों नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग यानी कि टाइम वेस्ट कर रहा था मैं। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, एक नेम है रिवर का, स्लाइडिंग यानी कि रिवर राफ्टिंग के लिए जो टाइम पे जहां मुझे पढ़ना चाहिए था वहां पे मैं अपने ऐसे फालतू के काम कर रहा था, रिवर राफ्टिंग पे जा रहा था। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों करी। जैसे अभी आपकी भी सिचुएशन हो सकती है अगर आप ढंग से ना पढ़ो, या मैंने क्यों इतना टाइम वीडियो गेम्स खेले, या मैं क्यों इतना टाइम पबजी में लगा रहा था, या क्यों मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉलिंग करता रह गया था, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करता रह गया था, और टाइम बीत गया। उस टाइम बीतने की वजह से आज मैं अपना 100% नहीं दे पाया। आपकी ऐसी सिचुएशन ना हो तो प्लीज इस चैप्टर को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप, मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत ही सही टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हो कि जब जाओगे तभी सवेरा, तो सवेरा पर आज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जब जाओगे तभी सवेरा तो कल परसों सवेरा कर लेंगे, नहीं, आज देख रहे हो तो आज ही जागो, आज ही अच्छे से चैप्टर करो और अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। यार टाइम बहुत कम है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। जेन्युइनली को आप क्लास 12 के अंदर हो ना, है ना, तो आपको एक जनरली आपको फैक्ट बता देता हूँ, जैसे हमारे राजस्थान गवर्नमेंट हर स्कूलों के अंदर ये होता है, आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपको दिसंबर के बाद टाइम नहीं मिलना 110% कि आप कोई नया चैप्टर चालू कर सको। क्यों नहीं मिलेगा सर? दिसंबर के बाद आपको प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, उसके बाद आप जहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स पे लगे हुए वहां पे उनके अलग मॉक टेस्ट सीरीज, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ने वाला पढ़ोगे, टाइम कहाँ मिलेगा आपको इतना। तो आपको टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, टाइमली कंप्लीशन करना है, पूरे चैप्टर से अच्छे से गो थ्रू करना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, कमी नहीं छोड़नी अपनों को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, माय बुक्स दैट सीम्स टू बी सच अ नॉइसेंस, यानी कि जो बुक्स मुझे इतने टाइम थोड़े टाइम पहले इतनी ज्यादा भारी बोझ लग रही थी, आज मुझे क्या लग रही थी, वो बहुत ही अच्छी बुक्स लग रही थी। मुझे लग रहा था यार ये बुक्स ही तो थी। अब भाई लगो थोड़ी देर पहले सो हैवी टू कैरी, यार की बुक्स हैं क्या यार, इतनी भारी हैं, कैरी करना पड़ता है इन्हें रोज।
माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी कि जो मेरी ग्रामर और जो मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की जो बुक थी वो तो ओल्ड फ्रेंड थी, वो तो रोज आती थी साथ के अंदर मेरे बैग के अंदर, वो तो ओल्ड फ्रेंड थी, बट ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जो कि जिसे अब मैं कुर्बान नहीं कर सकता। एंड एम हेमन टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। अब आपका कोई भी टीचर जो आपको भले ही मतलब इतना ज्यादा पसंद ना हो या इतना ज्यादा आप उससे ज्यादा मतलब इस तरीके से फ्रैंक ना हो या फिर इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, पर वो आपका टीचर है यार। आप अगर वो जो टीचर जाते हैं ना तो आपके मन में बुरा लगता है यार, ये टीचर यार क्यों जा रहे हैं यार, मतलब टीचर था, मतलब भले ही वो कितना ज्यादा आपको मतलब आप ऐसी गलतियां करते थे जिस वजह से टीचर आपको डांटते थे, कितना डांटते थे आपको, पर फिर भी आपके मन में आएगा कि नहीं यार यार मतलब इसे जाना नहीं चाहिए था। ओके, एम वेल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं आगे से उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे सारी चीजें मैं भूल गया कि उनका जो रूलर था उन सारी चीजों के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मींस कितना मतलब क्रैंकी एक तरीके से तंग करने वाले, कि मुझे कितना तंग करा करते थे वो। ओके, पुअर मैन It was in the honor of this last lesson that he had put on his fine clothes, यानी कि फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि आज अब पता चला कि उन्होंने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, क्योंकि वो अपने ऑनर दिखा रहे थे कि भैया ये मेरा लास्ट लेसन है, मैंने 40 साल तक पढ़ा और आज मेरा लास्ट लेसन है। वो अपने एक तरीके से अपने इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि एक तरीके से उनका लास्ट लेसन था और वो उनके लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, एक ऑस्पिशियस ओकेजन था जिन्हें वो स्पेशल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कपड़े पहने थे। And now I understand why the old men of the villages were sitting there at the back benches of the room, कि क्यों वो बैठे हुए थे विलेजर्स जो बैक बेंचेस के अंदर इस तरीके से बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे वो भी बात हमें समझ में आ गई। It was all because, अबे क्यों हो रहा था ये सारे कारण क्या थे इनके पीछे। It was all because they were sorry too, कि उन्हें भी दुख हो रहा था, उन्हें भी किस चीज का दुख हो रहा था, that they have not gone to school anymore, कि वो लोग वो जो हमारे विलेजर्स थे वो लोग स्कूल नहीं गए, अब स्कूल नहीं गए इस वजह से उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीके था जिससे वो अपने मास्टर को यानी कि जो एमएमएल जी उन्हें थैंक यू कह रहे थे फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ हिज फेथफुल सर्विसेज एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझने इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, कि हमारे जो मास्टर जी जो थे एमएमएल जी उन्हें थैंक कर रहे थे कि आपने 40 साल पढ़ाया है और साथ ही साथ ये अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। किस तरीके से कंट्री को रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो कि कंट्री उनकी थी नहीं। कैसी नहीं थी सर, वो तो फ्रेंच के नहीं, प्रूसिया उन एरियाज के ऊपर कब्जा कर चुका है। वो किसके अंदर आते हैं, एल्सेस और लोरे प्रूसिया के अंदर आते हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तब उनके एक तरीके से उन्होंने अपना क्या खोया, उन्होंने अपना देश भी साथ साथ खो दिया। ओके क्या खो दिया उन्होंने, अपना देश भी साथ साथ खो दिया। तो फिर वो क्या किसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, उस देश को रिस्पेक्ट दे रहे थे जो कि अब उनका था भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब रूसिया उस देशों के ऊपर कब्जा कर चुका था, फ्रांस हार चुका था लड़ाई। That was there no more. While I was thinking all this, I heard my name called. और मैं जब इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, सडनली क्या हुआ, मेरा नाम आया। हाँ, किसने बुलाया, एमएमएल जी ने उनका नाम बुलाया। It was my turn to decide. अभी मेरी टर्न थी जवाब देने की। Decide means जवाब देने के लिए। What would I not have given be able to say that dreadful का मतलब लिख लो साथ साथ गाइस, frightened, okay, dreadful rule of the participles। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि what would I not be able to give, कि मैं जो एक सिंपल सा रूल था participles का वो भी मैं आज भूल नहीं पाया। क्या हुआ था उनके साथ देखिए, although very loud and clear, जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड और क्लियर था, and without one mistake, और बिना किसी मिस्टेक है, but I got mixed up with the first word, पर मैं इतना ज्यादा ऐसे हो चुका था, assumed था, इतना ज्यादा ग्रीफ था कि मैं उसके पहले शब्द पे अटक गया था। मैं पार्टिसिपल्स के बारे में बता ही नहीं पाया अपने सर को। I got up with the फर्स्ट वर्ड के अंदर ही मैं क्या हो गया, फंबल होने लग पड़ा, मैं ढंग से बता नहीं पाया। I got mixed up with the first word and stood there holding my desk, my heart beating and not daring to look up, like yes, जैसे जो पिक्चर के अंदर मैंने दिखाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब उनके मन में क्या होगा, वो तो एकदम शर्मसार हो गए कि यार क्या बात होगी, मतलब मैं एक सिंपल सा पार्टिसिपल्स का रूल है उससे भी ढंग से नहीं बता पा रहा। एकदम उनके मन में हो गया यार क्या करूं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब उन्हें इस चीज की शर्म भी आ रही थी यार, मेरे पास कितना टाइम था मेरे पास जो कि मैंने वेस्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया, एकदम असेम्ड हो गया, लाइक दिस ही वाज लाइक दिस, हिज हार्ट वाज बीटिंग, यानी कि वो एकदम ऐसे हो रहा था कि यार क्या मतलब ऐसे घबराहट टाइप फील नहीं होती जो आपके रिजल्ट से पहले होती है। यदि आप कोई बुरा काम करते हो तब आपके मन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के आती है, बिल्कुल वैसे ही उसके मन में भी आ रहा था। Okay, and I heard M. Hamel say to me,
उसके बाद उन्होंने एम हेमिल, फिर मुझे एम हेमिल की आवाज सुनाई दी कि एम हेमिल फिर फ्रांस के पास आके कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं ये वाला नहीं, कौन सा लूं, ये वाला ले लो। I won't scold you little France, you must feel bad enough। वो कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज ये थोड़ा अमिताभ बच्चन टाइम में, बेटा आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज तुम्हें खुद को समझ आ चुका होगा कि क्या गलतियां करी हैं तुम लोगों ने। एकदम वो है ना कि एकदम से हम वो भी एकदम थोड़े इमोशनल फ्रेंडली टाइप हो चुके हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसे कंधे पे हाथ रखे, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज तुम्हें खुद को ही समझ में आ चुका होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। See how it is. Every day we have said to ourselves, मैं अरे यार, we have plenty of time। ये आपके साथ भी हो सकता है गाइस, ध्यान से देखना इनसे कि we have plenty of time, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है यार, आज क्यों पढ़ूं कल पढ़ लूंगा, आज ये काम क्यों करूं कल कर लूंगा, अरे बहुत टाइम है हमारे पास, यही सबसे बड़ी गलती है। और सीबीएसई ने इस चैप्टर को देने का मेन मोटिव भी ये था कि आप अपना टाइम वेस्ट, आपकी जो थिंकिंग है ना, अरे यार बहुत टाइम है, इसलिए सबसे पहला चैप्टर दिया गया है, क्योंकि हर स्कूल के अंदर सबसे पहले करवाया जाता है। और आप इस चैप्टर से सीख जाओ कि बहुत मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे क्या नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्लास 12 यूं बीतेगी यूं, पता भी नहीं चलेगा। ओके, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न टुमारो, कि मैं कल पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, आज पढ़ूं कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट। और ये आपके साथ भी सिचुएशन हो सकता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़े, आप फरवरी के अंदर आके कहोगे कि यार अब तो समझ में नहीं आ रहा, 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं, क्या करेंगे हम लोग। ओके, एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एलसीएस, यानी कि यही तो दिक्कत है सबसे ज्यादा एलसीएस के लोगों के साथ, एलसीएस और लोनिन किसी भी देश के लोगों के साथ हम ये कह सकते हैं दैट इट पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, की जो लर्निंग है इसे कल पे छोड़ देती है कि आज नहीं कल कर लेंगे। हम कब करेंगे ये काम, हम आज नहीं चैप्टर को कल करेंगे, हम अपना एक पर्टिकुलर काम है ये कब करेंगे, कल करेंगे। नोट्स बनाने चैप्टर के कल बनाएंगे, हमें इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर करना है जी हम कल करेंगे, हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, हमें मैथ्स का एक चैप्टर करना है हम कल करेंगे, हमें मैथ्स के इतने क्वेश्चन करने हैं कल करेंगे। यार कल कब आएगा आपका, जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारा कल कब तक आएगा तब तक हम उस चीज के तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कहा कि यार घूमने जाना नहीं, यार आज नहीं कल चलेंगे, कल चलेंगे, क्यों आपको ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि वो चीज आपको एक्साइट करती है, तभी आप उस चीज के प्रति जाते हो। वैसे ही आपकी जो अगर आप अपनी स्टडी को इस तरीके से करो कि आपकी स्टडी भी आपको एक्साइट कर रहे हैं ना, आप डेफिनेटली ये सारी चीजें करोगे, आप अपना सारा काम टाइम टू टाइम करोगे। Now those fellows out there will have the right to say। अब ये those fellows यहाँ पे किस चीज को रेफर किया गया है, प्रूसिया के लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि अब वो जो फेलोस है ना उनके पास, अब वो जो प्रूसिया के लोग है ना उनके पास अधिकार है तुम लोगों को कहने के लिए, हाउ इज इट टू बी अ फ्रेंचमैन, कि यार तुम लोग फ्रेंचमैन हो, तुम फ्रेंचमैन हो, तुम्हें तो लिखना भी नहीं आती फ्रेंच, तुम्हें तो पढ़नी भी नहीं आती फ्रेंच, तुम तो बोल भी नहीं सकते फ्रेंच। And yet you cannot neither speak or nor write your own language, कि तुम अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, तुम नहीं अपनी लैंग्वेज को लिख सकते, काहे के फ्रेंचमैन हो तुम लोग। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यानी कि पर तुम सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो, मतलब यू आर नॉट द वर्स्ट, यानी कि वो फ्रांस से कह रहे हैं कि तुम सबसे, तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो सबसे ज्यादा बुरी नहीं है, तुमसे भी बुरी कंडीशन के बहुत सारे लोग हैं लिटिल फ्रांस, तुमसे भी बहुत ज्यादा लोग बुरे हैं। वी विल हैव अ ग्रेट वी विल हैव ऑल a great deal to reproach ourselves with, यानी कि हमारे पास एक ग्रेट डील है जिसे हम अपने आप को रिप्रोच कर सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। किस तरीके से, योर पेरेंट्स, जब यहाँ पे रीजंस के ऊपर आ जाता है कि हमने कौन कौन से रीजंस बताए थे कंसेप्चुअल थिंकिंग ऊपर, मुझे लगता है इस साल एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्या क्या कारण थे जिस वजह से हम जो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने लर्निंग को टुमारो पुट ऑन कर देते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है गाइस, तो अच्छे से देख लेना इसे, आप अपनी जो है ना टेक्स्ट बुक उसके ऊपर भी लिख लेना, इस लाइन के आगे ऐसे स्टार मार्क कर देना और ऊपर जाके लिख देना व्हाट बी द डिफरेंट, अब लिखना कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय द through which the people of LCS have put on learning till tomorrow। क्या क्या वो कारण थे जिस वजह से जो LCS के लोग थे वो लर्निंग को कल पे छोड़ देते थे। आइए देखते हैं, your parents were not anxious enough to have you to learn, यानी कि उनके जो पेरेंट्स, अगर 1870s के अंदर देखा जाए ना तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, आजकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस टाइम की बात करी जाए तो वहां पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, वो इतने ज्यादा उत्सुक नहीं थे कि तुम्हें स्कूल भेजें, क्यों नहीं थे, they prefer to put you to some work on a farm or at a mill, कि हम तुम्हें कहीं पे काम पे भेज देंगे, किसी फार्म के अंदर काम कर लो, किसी मिल के अंदर काम कर लो, so as to have a little more money, ताकि हम थोड़ा और पैसा कमा सकें। एंड अब वो कहते हैं ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था,
था कि तुम्हारे पेरेंट्स किस तरीके से थे, कि तुम्हारे पेरेंट्स से सोचते थे आप पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लेगा, थोड़ा काम कर लेते हैं, कहीं से भेज देते हैं, कहीं जाके 2 पैसे कमा लाएगा, जो कि गलत था। और साथ-साथ वो कहता है कि मैं भी इस चीज़ के लिए बराबर हिस्सेदार हूँ। क्यों? अब उन्होंने अपने क्या कारण बताए थे वो भी देखते हैं हम लोग। And be to be blamed also. I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कि मैंने तुम लोगों को नहीं कहा, मैंने कहा था ना एक फ्लावर का जो गार्डन के बारे में बात कर रहे थे, वो यही गार्डन था। आगे एक और रेफरेंस भी है इसका, ये इसमें भी है, मैंने तुम लोगों को जब तुम्हें अपने लेसन लर्न करने चाहिए थे, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि जाओ तुम मेरे पेड़ पौधों के अंदर जाके पानी दे के आ जाओ, मेरे फ्लावर्स थे वहां पे पानी दे के आ जाओ? क्या ये मेरी गलती नहीं थी? एंड whenever I wanted to go for fishing, did I just गिव यू हॉलीडे? कि जब भी मेरा मन करता था मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था? मैं ऐसे अपनी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करता था, नहीं करते थे, इसलिए तो हम लोग से जब भी मन किया कि आज चलो यार आज फिशिंग करने का मूड है, चलो आज छुट्टी दे देते हैं बच्चों को। नहीं, ये चीज उन्होंने भी गलत करी। ओके, देन फ्रॉम द वन थिंग टू अनदर, फिर ऐसे ही एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर हम चलते गए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर इसी तरीके से बात करते करते एम हेमल हमें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहने लग पड़े, और अपनी लैंग्वेज की आप इंपॉर्टेंस बताने लग पड़े कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की फ्रेंच सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है देश के अंदर, कुछ दुनिया के अंदर है तो वो फ्रेंच है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, यानी कि इतनी ज्यादा प्योर है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि हम सब लोगों को इस लैंग्वेज को एकदम बचा के रखना चाहिए, इसे एकदम गार्ड करके रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट, और इस लैंग्वेज को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम। ओके, एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम, गुलाम मतलब जैसे होता है प्रिजनर्स, बिल्कुल उस तरीके से। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, यानी कि जब वो गुलामी होते हैं, एक तरीके से गुलाम बने होते हैं, एज लॉन्ग एज, एक बंदा तब तक ही गुलाम रहता है जब तक उसके पास अपनी लैंग्वेज का एक्सेस नहीं है। जैसे उसके बाद उसकी लैंग्वेज का एक्सेस आता है कि वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर प्राउड महसूस करता है, उसके बाद वो किसी भी तरीके का गुलाम नहीं है। As they hold fast as to their language, जो मैंने आपको बात कही कि हम सिर्फ तब तक ही गुलाम है जब तक हम लोगों अपनी लैंग्वेज को नहीं जानते। जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या काम करती है, एक तरीके से एक सोर्स है जिससे हम नेशनलाइजेशन को महसूस कर पाते हैं, हम एक इंटीग्रेटेड कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे अब हिंदी है, हिंदी हमारे लिए एक लैंग्वेज तो है जिससे हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, उस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही तो सारी चीजें हैं ये। hold fast as to their language as if they had the key to their prison, कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपके उस प्रिजन जिनकी बात करिए जो आप गुलाम बने हो, उस प्रिजन की चाबी क्या है, आपके ये आपकी लैंग्वेज ही है। Then he opened the grammar, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी अपने स्टूडेंट्स को, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, then he opened the grammar and read us a lesson, हमें एक लेसन पढ़ाया उन लोगों ने। I was amazed to see how well I understood it, और मैं इतना अमेज हो गया कि यार मैं आज इस चैप्टर को इतना अच्छे से कैसे समझ पा रहा हूँ, मतलब या तो आज मतलब क्या बात होगी मेरे अंदर। All he said seemed to be so easy, और जो उन्होंने बातें कही वो इतनी ज्यादा इजी थी मेरे लिए कि मतलब मुझे भी लगा कि यार क्या बात है, so easy। I think to that he never listened, okay, that I never listened so carefully, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद गलती मेरी थी कि मैंने शायद इतने जो सर पढ़ाते थे मैं शायद इतना ध्यान से सुनता ही नहीं था। तो आज जब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ ना, कि मुझे पता है कि कल से तो ये लेक्चर्स होने नहीं है, तो आज मैं इतने ध्यान से सुन रहा हूँ ना, तो मुझे सारी बातें A to Z सारी बातें समझ में आ रही है। And that he had never explained everything with so much patience, और क्या पता आज उन्होंने भी इतने पेशेंस के साथ, उन्होंने भी कभी अपने आप को एक्सप्रेस ना किया, अपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया इतने पेशेंस के साथ। It seemed almost as if the poor man wanted to give everything he knew before going away, यानी कि और ऐसा लग रहा था जो poor man मिस्टर एम एम एल जी जाने से पहले अपनी जो भी नॉलेज है ना, जो भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज किसे देना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, विलेज पीपल को देना चाहते हैं, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे मेरी तरफ से कोई चीज रह ना गई इन बच्चों को देने के लिए। ओके, उनके मन में एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैं भी हूँ, अगर आप मतलब आप मेरी वीडियो देखते हो तो फिर मेरा भी कर्तव्य है और मेरी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरी तरफ से आपको कोई चीज देनी ना छूट जाए। मैं आपको हर एक चीज के बारे में हर एक कंटेंट दूं, आपको किसी भी चीज के बारे में पीछे ना रहने दूं। ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड करूं। एंड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हम हमारे दिमाग के अंदर एक ही बारी के अंदर ये सारी चीजें वो डाल दें। After the grammar we had a lesson in writing, उसके बाद हम लोगों ने एक लेसन किया था, किसने, राइटिंग के अंदर हमने एक लेसन किया। That day M Hamel had new copies for us, और उस दिन M Hamel जी ने एक नई कॉपीज लगा दी थी हम लोगों को, जिसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली तरी हैंड मतलब राउंड वे के अंदर लिखा हुआ था, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, इस तरीके से, कैसे समझ गए ना आप लोग, मतलब ऐसे होता है लाइक दिस, इस तरीके से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था,
फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, उन्होंने इस तरीके से लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। अगर दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लास, और वो ऐसे कैसे दिख रहे थे, मतलब उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग थे ना, वो पूरी क्लास के अंदर एकदम इस तरीके से फैले से हुए हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मतलब एकदम टॉप ऑफ आवर डेस्क से मतलब लगे हुए थे, मतलब ऐसे से लग रहे थे सारी जगह मतलब हमारे फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन, you ought to have seen how everyone set to the work and how quiet it was। यानी हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था यार आज की क्लास इतनी ज्यादा शांत है, इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग क्लास थी आज की। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और जो ओनली साउंड जो लोगों को सुनाई दे रही थी क्या थी, आप जो पेन मतलब बस ऐसे सिर्फ लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी बच्चों की, उसके अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इनटू द क्लास, उसके बाद एक बीटल जो था वो क्लास के अंदर आ गया, तो आपके क्लास के अंदर कोई भी इंसल्ट कर दे तो ऐसे अफरा तफरी से मच जाती है ना, पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी भी बच्चे ने हल्की सी भी अटेंशन नहीं दी, नॉट इवन द लिटलेस्ट, एक छोटी सी भी अटेंडेंस नहीं दी उस बच्चे, मतलब एक तरीके से अटेंशन एक छोटी सी, मतलब क्लास में है कि हाँ मतलब कोई बात नहीं हमें अपना करना है, एक इतनी ज्यादा वो प्योरिटी थी उनके काम के अंदर, जो इतना ज्यादा लगन से कर रहे थे वो अपना काम। ओके, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स as if it was the French, यानी कि इस तरीके से लग रहा था कि वो भी मतलब एक तरीके से जो मतलब एक फिशिंग हुक्स देख रहे थे, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को ही ढूंढ रहे थे। टू ओके, वन ऑफ द रूफ द पीजन्स, हमारे जो कबूतर थे जो फ्रांस में भी है। ओके ओके, ऑन द रूफ, जो रूफ थी छत पे थी, द पीजन कूड वेरी लो, बहुत ही आराम से को अपने कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माय सेल्फ, मेरे मन में एक विचार है। अब फ्रांस के मन में क्या विचार आया था, देखते हैं क्या विचार था फ्रांस के मन के अंदर। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, जर्मन की यानी कि लैंग्वेज से उनका क्या दुश्मनी, अगर उन्होंने जर्मन नहीं, अगर उन्होंने जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे प्रूसिया ने वो चीजें एक्वायर कर ली है तो कोई बात नहीं कर ली, पर हमारी लैंग्वेज को हमारे अस्तित्व को क्यों छीन रहे हो आप लोग, उसके मन में भी आया। तो उसने ये अपने आप से सवाल पूछा, क्या जो ये प्रूसिया के लोग हैं, क्या ये जो कबूतर है इन्हें भी जर्मन के अंदर ही बुलवाएंगे? भैया तुम ऐसे इस भाषा में बात नहीं कर सकते, तुम्हें जर्मन ही बोलनी पड़ेगी। अगर इनके साथ नहीं तो हमारे साथ ऐसा क्यों, हम लोगों ने ऐसा क्या किया? Even the peasants, whenever I looked up from my writing, I saw Mr. M. Hamel sitting motionless in his chair। और जैसे मैं एक चीज लिख के खत्म करता था, मैं देखता था एम को जो कि मोशनलेस बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे? एकदम मोशनलेस, यानी कि वो फर्स्ट एक चीज को देख रहे थे, फिर वो दूसरी चीज को देख रहे थे, और कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, वो बस ऐसे बस देखे जा रहे थे। ओके, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग, गेजिंग का मतलब होता है घूरना, पहले एक चीज की तरफ देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज की तरफ देख रहे हैं। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग then at the another as if he wanted to fix everything in his mind। यानी कि वो इस तरीके से देख रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी मेरी लास्ट क्लास की मेमोरीज है ना वो मेरे दिमाग में अच्छे से स्टोर होके रहे, मैं इस लास्ट क्लास की कोई भी चीज जो है ना इसे छोड़ ना दूं। अब हर एक टीचर के मन में होता है यार मेरी लास्ट क्लास है, मैं इसे पूरी लाइफ भर याद रखूं। एंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, और सारी चीजें किस तरीके से दिखती थी, वो सारी चीजें वो अपने दिमाग के अंदर फिक्स करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window, यानी कि जो गार्डन जिसकी बात मैंने करी थी वो 40 years से उसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे उनका गार्डन भी है। एंड his class in front of him, और जो उसकी क्लास थी उसके सामने, हमने उनके बारे में के अंदर what was France expected to be prepared with his school for that day। ओके, तो वो कह रहे हैं what was France expected to, अच्छा ये थोड़ा ये क्वेश्चन आ गया ना, हाँ एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चंस आ गए, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो कहाँ से हमारे चैप्टर चालू होगा? ओके, जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में वो वहां से जब मैंने लिया था ना एनसीईआरटी की बुक से, तो उसके अंदर क्वेश्चंस भी लिख दिए उसने। चलो कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस है हम देख लेंगे इसके अंदर। ओके, बट से लेके बट डिड फ्रांस यूजुअली, ठीक है यहाँ तक एक क्वेश्चन आ गया। फिर व्हाट हैड बीन पुट अप टू द ओनली बुलेटिन बोर्ड जस्ट, ओके लाइक दैट। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। ओनली दैट है। अब यहाँ से चैप्टर चालू होता है तो यहाँ से है ना यहाँ तक क्या है कि मैंने जब दिए थे ना इसे राइटिंग के लिए एनसीईआरटी के, तो उसमें शायद ये क्वेश्चंस भी लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn out smooth, यानी कि जो डेस्क और बेंचेस थे, यानी कि एक बारी मतलब वो बार बार खुलते रहे, खुलते बंद होते गए, 40 इयर्स तक वो सारी चीजें थी, बस वही चीजें स्मूथ हुई थी, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ था। worn out। देन द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्रीज कैसे होते हैं, ये है आपके वॉलनट ट्रीज, ऊपर वाली चीज भी मैं अभी आपको वापस दिखाऊंगा। ओके, ये होते हैं आपके वॉलनट ट्रीज। ओके, these are your walnut trees।
तो वॉलनट ट्रीज जो थे इन द गार्डन वो बड़े हो चुके थे, मतलब 40 साल पहले जो उन्होंने जब अपने गार्डन को बहुत अच्छे से किया था, वो जो उन्होंने 40 साल बाद क्या वो वॉलनट ट्रीज बड़े हो चुके थे बटोलर। एंड द होप पाइन क्या है, जैसे ऊपर वाली इमेज के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है ना, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होप पाइन किस तरीके से कह रहा हूं मैं। ओके, तो ये थे आपके होप पाइन। ओके, जो hope and that he had planted himself twined about the twin about the window, यानी कि जो होप पाइन उन्होंने लगाई थी वो ट्विन हो चुकी थी, यानी कि वो डबल होती जा रही थी अपनी विंडो के, मतलब वो इस तरीके से पूरी विंडो के आसपास दो बड़ी एकदम पूरी हो चुकी थी। टू द रूफ हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट। और एक चीज सोचो यार, आप लोगों ने इतनी सारी चीजें करिए, आप लोगों को इतना सारा लगाव है, इतनी सारी चीजें, और एक पल के अंदर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरे लगेगा आप लोगों को भी। ओके, it's hard to leave it all, poor man, मतलब मन में वैसा यार बेचारा, and to hear his sister moving about। ओके, और साथ साथ अगर वो जब अपने चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उन्हें क्या सुनाई दे रही थी? उन्हें अपनी सिस्टर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ओके, hearing her sister moving about, जिस रूम के अंदर पढ़ रहे थे उसके ऊपर जो उनकी सिस्टर थी वो एक्चुअल में क्या कर रही थी, क्योंकि कल अब फ्रांस चलेंगे तो वो पढ़ा नहीं सकते, तो वो क्या करते, वो देश छोड़ के जा रहे थे। अब कौन सा देश छोड़ के जा रहे थे? प्रूसिया को छोड़ के वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे फ्रेंच के, जो कि अभी तक प्रूसिया के कंट्रोल में नहीं आए थे, तो वो वहां जा रहे थे। द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? लगेज, जो अपना लगेज जो भी था उन सबको को बांध रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि वो देश को उसी के अगले दिन ही छोड़ के जा रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनके अंदर इतने करेज था कि वो सारी चीजों को अच्छे से समझे। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba be bi bo bu, यानी कि अब उन्होंने क्या किया कि जैसे उनका जब चैप्टर पूरा हुआ उन्होंने हिस्ट्री के अंदर किया, और ये जो है ना इनके then the babies chanted, यानी कि फिर बेबीज ने क्या चैंट किया? ये जो है ना आपका ये बा बे बी बो बू, ये एक्चुअल में क्या है आपके, जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर होता है ना ए ई आई ओ यू, बिल्कुल वैसे फ्रांस के अंदर होते हैं बा बे बी बो बू। ओके, डाउन at the back benches। okay, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? डाउन देयर, तो यानी कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसेस, जो बैक बेंचेस के ऊपर जहाँ पे वो विलेजर्स थे, अब उनके बारे में भी बताया गया कि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे थे। ओके, द ओल्ड हाउसेस हैड पुट ऑन ओल्ड स्पेक्टिकल, जो चश्मे उन्होंने अपने प्राइमर के ऊपर रखे हुए थे, उन्होंने वो चश्मे उठाए लगाए। Okay, had put on his old spectacles, उन्होंने अपने चश्मे उठा के लगाए, and holding his primer in both his hands, और अपने प्राइमर जो थी, जो हमने कहा था A for apple B for ball वाली, वो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से अपने हाथ में रखी उन लोगों ने, and spell the letters with them। और spell the letters वही बा बे बी बो बू, और इसके साथ बा बे बी बो बू वो भी कह रहे थे। You could see that he too was crying, मतलब वो खुद रो रहे थे यार, हम लोगों ने क्यों नहीं किया। और आप लोगों से भी मैं लास्ट में भी बजाते जाते हुए, बस अभी चैप्टर खत्म ही है, अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिएगा, किसी भी तरीके की कमी मत छोड़ने दीजिएगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर आप मत रो, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख लो ना यार। हाँ, तो मेरा पूरा आप अगर मेरी एक सेकंड के लिए वीडियो देख लेते हो ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को अपना 100% दूं, तो प्लीज अच्छे से करना, कोई चीज की कमी मत आने देना। मेरा इंस्टाग्राम है, स्टार्टिंग में आ चुका है, आईडी हो गया आईडी, अगर नहीं भी आई होगी तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके सर्च कर लीजिए रजत गावड़े, वहां पे मिल जाए। कोई भी डाउट हो पूछो मुझसे कि सर हमें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मैं दूंगा यार, नोट्स की भी पीडीएफ वहां पे है, मैं आपको नोट दूंगा, हर एक चीज दूंगा। मेरे कमेंट्स के अंदर लिख दो कि सर हमें डाउट है, मैं तुम्हारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, 110% दूंगा, डाउट मत रखना यार। तुम मतलब इस रोने वाली सिचुएशन में तुम आओगे ना, मुझे बुरा लगेगा, मेरे पढ़ा हुआ स्टूडेंट अगर इस तरीके से हो गया तो बहुत बुरा होगा। ओके, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, यानी कि उनकी जो वॉइस थी वो एकदम इमोशंस के अंदर थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख था उन्हें भी। एंड इट वाज सो फनी, यानी कि एक तरीके से आप समझ रहे हो, जैसे मैंने ऊपर इमोजी का यूज किया था, इस तरीके से एक तो वो रो भी रहे पर साथ साथ उनकी आवाज इतनी ज्यादा फनी लग रही थी कि मतलब एक तरीके से हंसी का भी माहौल था बन रहा था, मतलब क्राई एंड लाफ एट द सेम टाइम। Okay, emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, कि हम लोग इतना ज्यादा सुनने में ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग चाहते थे हम रोए भी हंसे भी। how well I remember it, वो सोचे यार मुझे कितना अच्छे से याद है यार वो सारी चीजें। that last lesson, वो मुझे वो लास्ट लेसन आज भी अपने दिमाग में अच्छे से याद है। all at once the church clock struck at 12, यानी कि जो फॉरेन मतलब ऐसे जो कंट्रीज होती हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे जो 12 बजे है ना जो क्लॉक होती है वो स्ट्रक, यानी कि 12 बजते वो जैसे बेल से बजने लग पड़ती है, जैसे आप देखते हैं ना लंदन के अंदर भी है जैसे बिग बेल, तो फिर उसके अंदर क्या 12 बजे वो क्या होती है स्ट्रक हो जानी चाहती है। एंड देन द एंजेलस का क्या मतलब होता है? बेल रिंग, बेल बजती है 12 बजे की। And at the same moment, the trumpets of the Persian
पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। ड्रिल का मतलब जो एक्सरसाइज करे थे ना पर्सन 100 मील के पीछे, वो भी आ जाते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हम लोगों को उनकी आवाज आ रही थी। आई एम हेमल स्टूड अप, आई एम हेमल जो बैठे हुए थे अपनी सीट के ऊपर, और वो खड़े हुए अपनी सीट से। ओके, आई एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल एंड इन ओके वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत ही ज्यादा मतलब उदास से दिखाई दे रहे थे, बहुत ही फीके से नजर आ रहे थे। आई नेवर सो हिम सो लुक सो टॉल, और मतलब वो अपने आप ही मतलब एक यहाँ पे जो मतलब है ना, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, यानी बड़े दिखाई दे रहे थे, मतलब साइज में बड़े नहीं, पर हम लोगों की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इतने बड़े दिखाई दे रहे थे हम लोगों को। ओके, माय फ्रेंड्स, मेरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सेट आई मतलब फिर वो बोलने लग पड़े माय फ्रेंड्स, फिर वो जैसे बोलने लगे ना आई, मतलब वो आई पे अटक गए आई। ओके, बट समथिंग चोक्ड हिम, पर मतलब वो इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके थे कि उनसे बोले ही नहीं गया। काफी बार ऐसा होता है कि आपको भी या फिर आपको कोई काफी चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती। अब मतलब आई मतलब ऐसे थोड़ा सा घबराने से पड़ते हो कि आपसे बोला नहीं जाता, क्योंकि हम इतने ज्यादा इमोशंस में अंदर हो जाते हैं कि हम लोग शायद इतना ढंग से बोल नहीं पाते। ओके, तो कोई एक चीज थी जो उन्होंने चौक करी, चौक का मतलब लिख लेना साथ में, स्टॉप करी उन सब चीजों को। ही कुड नॉट गो ऑन, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। देन ही टर्न टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, फिर उन्होंने क्या किया, जैसे वो ऐसे पढ़ा रहे थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ वो पीछे मुड़े। उसके बाद टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक उठाया एंड बियरिंग ऑन विद हिज ऑल हिज माइट, यानी कि अपनी सारी मतलब जो भी उनके अंदर ताकत थी, he wrote as large as possible विवे ला फ्रांस। उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे लिख दिया विवे ला फ्रांस, जितना बड़ा हो सके वो उतना बड़ा लिखते गए। विवे ला फ्रांस का क्या मतलब होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। तो फिर एक तरीके से क्या था, इनके एक तरीके से इमोशंस ही तो थे एक तरीके से। Then he stopped and leaned his head at again था, बोल तो उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने अपना जो हेड था वो इस तरीके से दीवार के लगा दिया, जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ ना, हाँ, दीवार के साथ उन्होंने अपना सर, जो ब्लैक बोर्ड था उसके साथ अपना हाथ जो सर था वो इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने गेस्चर किया अपने हाथ से। द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हो। द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या, आपकी लैंग्वेज आप यूज करते हो, आपकी मदर टंग, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, और टाइम वेस्टेज इसके बारे में सबसे ज्यादा हमने देखा। तो ये था इस चैप्टर। अगली बार हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे। इस चैप्टर की एक समरी वीडियो भी आएगी, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की मैं थोड़े एग्जाम टाइम के आसपास डालूंगा कि उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक बार इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, हर एक पॉइंट से अच्छे से जाइएगा। आपको पूरा एकदम चैप्टर ए टू जेड क्लियर हो जाना चाहिए कि यार हमारे दिमाग में पूरा चैप्टर है अच्छे से। रजत बावड़े की यहाँ पे आपको आईडी दिख चुकी होगी, प्लीज उसे भी फॉलो कीजिएगा। देखो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे अपना 100% दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें 110% दूंगा अपना। बस तुम थोड़ा सा मेरे सपोर्ट दिखाओ। मेरा नया चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज ग्रो करने में थोड़ी सी मदद भी कर दोगे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, गारंटी है यार, तुम अपना 1% देकर देखो, मैं तुम्हें अपना 110% दूंगा। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर अगली बार मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन सी यू गाइस।